नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम विज्ञान के सेगमेंट में उत्सर्जी तंत्र के विषय में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि मानव शरीर के अंतर्गत आता है। हमने पिछली क्लास में मानव शरीर के विषय में पाचन तंत्र के विषय में पढ़ा हुआ था। इस क्लास में हम उत्सर्जी तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, हमारे शरीर में बनने वाले खराब पदार्थों को बाहर निकालता है, वही तंत्र क्या कहलाता है? उत्सर्जी तंत्र। इसके पहले हमने जो पढ़ा था पाचन तंत्र, यानी कि आपने क्या किया था, डाइजेस्ट किया था खाने को। अब जो बचा हुआ खराब मटेरियल होगा आपके शरीर का, वो बाहर कहाँ से निकलेगा? उत्सर्जी तंत्र के द्वारा। उत्सर्जी तंत्र में कुछ अंगों का प्रयोग होता है, उन अंगों को हम एक एक बारी बारी करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हमारे उत्सर्जी तंत्र को। इसकी कोई परिभाषा तो वैसे परिभाषित है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम अपने शब्दों में कहें तो उत्सर्जी तंत्र वह तंत्र है, उत्सर्जी तंत्र मानव शरीर का वह तंत्र है जो हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जो हमारे शरीर में उपयोगी नहीं है उन चीज़ों को क्या करेगा? बाहर करेगा, है ना। जिस जिस अंग से वो चीज़ें बाहर होंगी उसे हम क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे। जिस भी अंग से हमारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? उत्सर्जी अंग, है ना। जैसे कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होंगे हमारे? यूरिया है जो कि हमारे काम का नहीं है शरीर के अंदर, यूरिक अम्ल होगा, अमोनिया होगा, पसीना होगा आपका, है ना, और भी मैल होगा। ये सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी तो यही क्या कहलाएंगे? हमारे उत्सर्जी पदार्थ, है ना। प्रमुख अंग कौन कौन से हैं जो इसमें यूज़ होंगे? पहला अंग हमारा है किडनी, ठीक है, डायलिसिस सिस्टम भी बोलते हैं इसको, किडनी। ये क्या है? हमारा उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है। फेफड़े, ये भी हमारे उत्सर्जी अंग है। त्वचा हमारी उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आती है। यकृत, बड़ी आंत, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है। ये सारी जो अंग हैं ये सारे क्या हैं? आपके उत्सर्जी अंग। सहायक अंग भी हैं, जैसे कि यकृत जो हमारा है वो काय में आएगा? उत्सर्जी तंत्र के सहायक अंगों में आएगा। त्वचा हमारी क्या आएगी? ये डायरेक्ट उत्सर्जी अंग ही है, ठीक है। फेफड़े ये भी हमारे क्या हैं? उत्सर्जी अंग है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा सिस्टम जो भी है, ये जो सिस्टम बना हुआ है इसी को हम उत्सर्जी तंत्र कहेंगे। क्लियर हो रहा है क्या? वीडियो में सही दिख रहा है? उत्सर्जी तंत्र में आप देखेंगे तो हमारे पास एक जोड़ी क्या होती है? किडनी। ये जो लाल कलर की दिखाई दे रही है ये क्या है? आपकी किडनी या ब्रक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? ब्रक। इसमें हमारा क्या मेन काम क्या होता है इसका? कि ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है ना। क्या करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है। एक किडनी बाएं तरफ होती है, एक दाएं तरफ होती है। तो दाएं किडनी, बाएं किडनी ये काय से जुड़ी होती है? हमारी धमनियों से और शिराओं से, ठीक है। ये आप देखोगे तो ये ब्लैडर है आपका, जिसमें कि आपका मूत्र जमा होता है ना। वेस्ट मटेरियल जो है आपका लिक्विड वाला इसके अंदर जमा होता है। कहाँ से आता है ये? आपका यहाँ पे फिल्टर हुआ ब्लड, है ना, उसमें जो भी मटेरियल था वो खराब मटेरियल वो सारा यहाँ से डायलिसिस होकर ये मूत्र मार्ग की ये जो दो नलियाँ डली हैं, यूरेथ्रा इनको कहते हैं, इनके अंदर ये चला जाएगा। यहाँ से इकट्ठा होता कहाँ जाएगा? ये इस ब्लेडर में। और लास्ट में ये क्या होगा आपका? यहाँ से मूत्र मार्ग से बाहर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली हम क्या पढ़ेंगे? किडनी, है ना। उत्सर्जी अंग में सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? किडनी। तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें आपकी ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ें ले रहा हूँ किडनी से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और अब तक पूछी गई हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन के आधार पर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को जोड़ा है। जैसे कि अगर मैं ब्रक की बात करूँ तो ये हमारे पास एक जोड़ी होता है। हमारे उत्सर्जन तंत्र में कितना जोड़ी होता है? एक जोड़ी, यानी कि दो किडनियाँ आपके पास होती हैं, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, है ना। इसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है जो कि कार्यात्मक इकाई है हमारी, संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है वो उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। अगर आप नेफ्रॉन को देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये इस टाइप का, ठीक। नेफ्रॉन में
ये बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली क्या होती हैं आपकी शिराएं होती हैं, इनमें ब्लड आता है और ब्लड को यहाँ पर प्यूरिफाई किया जाता है, जिसका नाम क्या है, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट कहते हैं इसको। ये बहुत बार पूछा भी गया है, क्योंकि यहीं पर आपका मेनली आपका ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है, उसमें से वेस्ट मटेरियल को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपकी काय की संरचना है, न्यूरॉन की, सॉरी नेफ्रॉन की, है ना। संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। वृक्क की यह 2 भागों में विभाजित होता है। बाहरी भाग जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, क्या कहते हैं, बाहरी भाग को क्या कहते हैं, आपके किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर यानी कि भीतरी वाले भाग को क्या कहते हैं, मेंड्यूला। ठीक है, ये जो कार्य करता है, किडनी जो कार्य करती है वो क्या कार्य करती है, रक्त का शुद्धिकरण वाला कार्य करती है, जिसी को हम डायलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, रुधिर को छानना इसका काम होता है। क्या काम होता है इसका काम, रुधिर को छानना और रुधिर में से यानी कि आपके ब्लड में से अनावश्यक तत्वों को बाहर करना और फिर से ब्लड को प्यूरिफाई करके आपके हार्ट तक भेजना, यानी कि कहाँ तक भेजना, आपके उनके अनावश्यक पदार्थों को निकालकर आपके दिल तक वापस से रक्त को भेजना। शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का भी नियंत्रण करना होता है। लवण मतलब आपके जो पदार्थ होते हैं, जो कि अनावश्यक पदार्थ ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, उनका कंट्रोल करना ब्लड के अंदर। ठीक है, और उनको जल की मात्रा को भी क्या करना है, नियंत्रित करना है। कितना जल उसके अंदर रहे ये भी डिसाइड कौन करता है, आपका यही वृक्क। रक्त के परिसरणी दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्त की मात्रा का नियमन और मूत्र का निर्माण, ये सारे काम कहाँ पर होते हैं, हमारे किडनी में। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं कहूँ कि रक्त की मात्रा का नियमन कहाँ पर किया जाता है, तो कहाँ होगा आपका आंसर, किडनी में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम ऐसा कैसा है ना। शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण कौन से अंग द्वारा किया जाता है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, डायलिसिस सिस्टम, है ना, और फेफड़े ये दे दिया जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। इन सिस्टम में से आपको कौन सा लगाना है, डायलिसिस वाला आंसर आपका होने वाला है। नेफ्रॉन मैंने बताया था कि इसकी संरचना है, सबसे छोटी इकाई है, वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन का कुछ यूं डायग्राम होता है, ठीक है, आप देखोगे इसमें। तो ये जो है इसका मेन बोमेन संपुट जिसको कहते हैं, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जहाँ पर रियल में ब्लड आपका प्यूरिफाई होता है। इसकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब होती है एक डायलिसिस में, यानी कि एक किडनी में इसकी संख्या कितनी होती है, लगभग 10 लाख। किसकी, नेफ्रॉन की, यानी ये बहुत ही छोटी इकाई है। बोमेन संपुट नेफ्रॉन में स्थित छोटी सबसे प्यालीनुमा संरचना होती है, सबसे छोटी प्यालीनुमा संरचना होती है। ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, वास्तव में ऐसी। ठीक है, इसके अंदर जो है बहुत सारी आपकी धमनी और शिराएं ऐसी ऐसी गुच्छेदार इसके अंदर चली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई होता है आपका रियली में। तो ये जो प्यालीनुमा संरचना है आपको दिख रही होगी, ये वाली जो प्यालीनुमा संरचना है, ये यही आपकी क्या कहलाती है, बोमेन संपुट। ठीक है, कार्य इसका रक्त का शोधन करना होता है। मानव मूत्र की अगर मैं बात करूं कि ये डायलिसिस सिस्टम के बाद यानी कि किडनी के बाद जो है रक्त आपका ब्लड आपका प्यूरिफाई होता है, और वहाँ से जो है वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में निकलता है, आपका यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में जो निकलता है उसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। जिसमें जल कितनी मात्रा में होता है, 95% में क्या होता है, जल। और यूरिया कितना होता है, 2.6। एक बार यूरिया की मात्रा पूछी गई है आपके एग्जाम में, है ना। तो यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 2.6। लवण कितना होता है, 2%, उसमें 2% उसके अंदर क्या होता है, लवण होता है ना। क्रिएटिन की मात्रा कितनी होती है, 0.03%।
यूरिक अम्ल बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। एसिड उसके अंदर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, लगभग प्रतिदिन हमारे यूरिन का निर्माण कितना होता है, 1.5 लीटर, ठीक है। 1.5 लीटर आपका यूरिन का निर्माण होता है आपके यूरेटर में। इसका पीएच मान कितना होता है, 6। अगर 6 पीएच मान है यानी कि यह कैसा है, अम्लीय। 7 से कम अगर पीएच मान किसी का भी होता है, पीएच स्केल आपने देखा होगा, ये पीएच स्केल, ठीक है, यहाँ पर 7 होता है और 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। अगर ये पीएच स्केल है आपका, पीएच स्केल है, तो यहाँ पर अगर कोई भी मान होगा तो वो कैसा होता है, उदासीन, ठीक है, उदासीन। अगर हम किसी लिक्विड का पीएच स्केल चेक करते हैं, अगर उसका 7 मान आया तो वो कैसा होगा, उदासीन। 7 से कम होगा तो क्या बन जाता है, किस तरीके का होता है वो, अम्लीय होता है। और 7 से अधिक होने पर कैसा हो जाता है, क्षारीय। तो यहाँ पर अगर मेरा मान 6 आया है, किसका, आपके यूरिन का, अगर 6 मान आया है यानी कि वह कैसा होने वाला है, अम्लीय। लेकिन 7 से थोड़े से करीब होने के कारण इधर जितना ज़्यादा होगा उतना अम्लीयता इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये औसतन मान इसका कितना होता है, 6। इसलिए ये नेचर में कैसा होता है आपका, अम्लीय होता है ना। अगला अगर मैं आपका सिस्टम में अगला ऑर्गन देखूं तो कौन सा है आपका, लीवर। लीवर भी क्या करता है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है और कुछ अपशिष्ट को बनाता है। जैसे कि यूरिन का संश्लेषण यहाँ पर ही किया जाता है यकृत में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखा था हमने कि ये एक सहायक अंग है, ठीक है, हमारे उत्सर्जी तंत्र का कैसा है, एक सहायक अंग। लीवर क्या करता है आपका, यूरिया का संश्लेषण करता है, ठीक है। यकृत, लीवर क्या करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है। शरीर से अल्कोहल एवं अन्य हानिकारक तत्वों का निराविशन यानी डिटॉक्सिफिकेशन यहीं पर होता है। आपके यकृत में कौन सा कार्य होता है, डिटॉक्सिफिकेशन किसका होता है, अल्कोहल और अन्य हानिकारक तत्वों का। तो ये बहुत ही बड़ा काम है लीवर का। पिछली बार भी मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि अगर दारू पीने वाले का सबसे पहले क्या खराब होता है, लीवर। तो अगर लीवर खराब हो रहा है यानी कि लीवर दारू पे काम करता होगा, है ना, अल्कोहल पे काम करता होगा। तो अल्कोहल पे क्या काम करता है वो, अल्कोहल को और इसी के टाइप के हानिकारक विषय इनका क्या करता है वो, डिटॉक्सिफिकेशन करता है यानी कि निराविशन, ठीक है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले जाएंगे लीवर तक तो वह क्या हो जाएगा, बार बार यूज़ करके उसको ख़राब हो जाता है। फेफड़े, अगला हमारा ऑर्गन क्या है, फेफड़े। फेफड़े किस प्रकार का उत्सर्जन करते हैं, फेफड़े हमारे शरीर में किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं, तो ये आप सभी जानते हैं नॉर्मली कि CO2 हमारे फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली जाती है श्वसन के द्वारा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलीय बाष्प H2O जिसके साथ होगा, आपने देखा होगा। तो उत्सर्जन में हमारे 2 चीज़ें होती हैं, CO2 और जलवाष्प, किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा। फेफड़े श्वसन क्रिया के अंतर्गत श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में रुधिर में घुली हमारे जो कि आपका जो ब्लड है उसके अंदर फेफड़े क्या करते हैं, ब्लड में O2 को करते हैं मिक्स, और जो आपके ब्लड में पहले से CO2 है उसको ले जाएंगे बाहर और O2 को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। O2 जैसे ही मिक्स होगी आपके ब्लड में तो ब्लड कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जबकि CO2 बाहर निकलने पर वह कैसा, CO2 अगर उसमें मिक्स रहती तो वो कैसा रहता है, अशुद्ध। यानी कि फेफड़े भी आपके क्या कर रहे होंगे, CO2 को बाहर निकालने का काम, यानी कि ये भी क्या होगा, आपका एक उत्सर्जी अंग होगा। साथ ही ये जलवाष्प का भी उत्सर्जन करता है। त्वचा भी आपका उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि त्वचा से आपने देखा होगा मैल निकलता है, पसीना निकलता है, जो कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है, अच्छा नहीं होता, इसलिए अपशिष्ट पदार्थ है तो ये बाहर निकलता है। तो त्वचा भी हमारा एक प्रकार से उत्सर्जी ऑर्गन हो गया, है ना।
एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो गया। तो स्किन अनावश्यक लवणों एवं यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से हमारी शरीर द्वारा बाहर किया जाता है त्वचा से। ठीक है, त्वचा की श्वेत जो ग्रंथियां होती हैं रुधिर से जल को क्या कर देती हैं, अलग कर लेती है ना। जो हमारा खून बह रहा होगा शरीर के अंदर, वहाँ उस खून में से जल की मात्रा को निकालती हैं और पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर कर देती हैं, जिसमें कि क्या क्या मिले होते हैं, लवण भी मिला होता है, यूरिया। हमारा पसीना अगर गलती से यहाँ से टपकते हुए मुंह में चला जाए तो वो खट्टा खट्टा क्यों लगता है, पसीने नमक की तरह। उसमें क्या मिला होता है आपका, उसमें क्या रहता है, जल और लवण मिला रहता है, इसलिए वो कैसा दिखता है, कैसा स्वाद आता है उसका, नमक जैसा। ठीक है, पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। साथ ही तेलीय ग्रंथि है ना, ऑयली जो हमारी हम कहते हैं ना ऑयली स्किन हो रही है, यानी कि हमारे अंदर से तेलीय ग्रंथियों द्वारा वो तेल भी बाहर निकाला जाता है ना। सीबम जिसको कहते हैं, सीबम भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को, इन सब चीज़ों को ये क्या करते हैं, बाहर निकालती है हमारी क्या, त्वचा। तो त्वचा भी हमारा एक उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आ गया। एक बार रिकॉल कर लो फटाफट, उत्सर्जी अंगों के अंदर हमारा क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, उत्सर्जी अंग के अंतर्गत हमारी किडनी है ना, किडनी हमारी क्या है, उत्सर्जी अंग के अंतर्गत है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि अगर मैं कहूँ उत्सर्जी अंग के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ऑप्शन में आपको दे दिया किडनी, लीवर है ना, फेफड़े, और दे दिया आपका हार्ट, दिल। तो इनमें से कौन सी उत्सर्जी अंग नहीं है, आप बताइए कमेंट करके, है ना। और अगर आपको आगे की मैं बात करूं तो और कौन सा अंग होता है, हमने सबसे पहले लीवर पढ़ा, उसके तुरंत बाद क्या आता है आपका, लीवर के बाद किडनी के बाद क्या आएगा, नेफ्रॉन, मतलब किडनी के अंदर होती है संरचना नेफ्रॉन की। अगला अंग कौन सा है आपका, यूरिन बनता है कहाँ पर, किडनी में ही है ना, ब्लड प्यूरिफाई के बाद। यकृत है और लंग्स फेफड़े हैं, और अगला कौन सा है आपका, त्वचा। ये सारे ही आपके उत्सर्जी अंग हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भी होने वाली है। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।